एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी सिंह और आज हम जा रहे हैं क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर समझने, जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए एक बेस चैप्टर की तरह काम करेगा। आने वाले बाकी के बायोलॉजी के चैप्टर्स चाहे 9th में हो या 10th में हो, ये बेस चैप्टर की तरह काम करेगा, इसीलिए इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दें कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की, फिर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, जो कि सेल से रिलेटेड हिस्ट्री होने वाली है। सेल थ्योरी पढ़ेंगे, सेल के नंबर्स, शेप्स एंड साइजेस के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में सेल डिवीजन पढ़ के ये चैप्टर हम पूरा फिनिश कर देंगे। सबसे पहले अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा बहुत ज़्यादा कि मैम अभी तक चैप्टर स्टार्ट भी सही से नहीं हुआ और आपने मल्टीपल ऑफ टाइम सेल बोल दिया है, आखिर ये सेल है क्या? कहीं ये वो वाला सेल तो नहीं है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, अपने क्लॉक्स के पीछे यूज़ करते हैं हम, या फिर हम टॉर्च में यूज़ करके है ना? तो ये वो सेल बिल्कुल भी नहीं है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो सेल की बात आज हम लोग कर रहे हैं वो बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग क्रिएचर की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अब ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं मैम? तो समझो आप इस तरीके से थोड़ा कि जैसे एक बिल्डिंग होती है, वो कैसे बनती है, स्टार्टिंग कैसे होती है? हम लोग सबसे पहले लेते हैं एक ब्रिक, उसको जोड़ जोड़ के हम बनाते हैं एक वॉल, और ऐसे ही वॉल्स को जोड़ के हम बनाते हैं रूम्स को जोड़ के हम बनाते हैं एक फ्लोर, और ऐसे फ्लोर को जोड़ के हम बनाते हैं कंप्लीट बिल्डिंग। सिमिलर तरीके से हमारा जो बॉडी है वो भी कैसे बनी होती है? सेल से। सेल को जोड़ के हमारी कंप्लीट बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट बॉडी बनी होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? वो है सेल, क्योंकि कोई भी लिविंग चीज़ कैसे बनती है, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? वो होती है एक सेल। आपकी एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन दे रखी है जो कि है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका क्या मतलब है मैम? हमें समझ में ही नहीं आया। कोई बात नहीं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है सेल। सबसे पहले आप समझो स्ट्रक्चरल क्या होता है। मैंने बोला कि एक ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट बॉडी सबसे पहले जो बनाता है वो होता है सेल। और कैसे? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म। हम क्या हैं? एक ऑर्गेनिज्म, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, शायद और अच्छे से आप समझ पाओगे। हमारी जो बॉडी है हमने समझ लिया कि वो सेल से बनी होती है, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम है। हमारी जो बॉडी है वो कंप्लीट सिस्टम से बनी हुई है। सिस्टम क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी किस किस चीज़ों से बनी हुई है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सारे सिस्टम से मिलकर के हमारी बॉडी बनी है, राइट? और इन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये ऑर्गन की हेल्प से ही काम करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, राइट? ओके मैम, समझ में आ गया कि ये जो ऑर्गन सिस्टम है इसी को कंबाइन करके बनता है एक ऑर्गेनिज्म। पर मैम फिर ये ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है? ऑर्गन सिस्टम जो होता है हमारा, ये बनता है कलेक्शन ऑफ ऑर्गन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले हमारे आती हैं नोज, नॉस्ट्रल्स, विंड पाइप, फिर आता है लंग्स, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, राइट? इन सब के कलेक्शन से बनता है एक ऑर्गन सिस्टम। इसीलिए जो ऑर्गन सिस्टम है ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। ओके, ऑर्गन किससे बनता है पर मैम? ऑर्गन बनता है टिश्यू से। टिश्यू क्या होती हैं? एक ही टाइप की सेल्स को टिश्यू बोलते हैं। एक ही टाइप की मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लो मसल के सेल्स हैं, मसल के सेल्स को एक साथ रखो तो एक टाइप का टिश्यू बन जाएगा, राइट? वैसे ही टिश्यूज़ को कंबाइन करके एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज़ को ही ऑर्गन कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए बनाया जाता है। ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए तो बनाया जाता है।
अब आ जाते हैं टिश्यू कैसे बनता है। टिश्यू बनता है सेल से। मैंने अभी अभी आपसे बोला कि जो टिश्यू है वो एक ही टाइप्स के सेल को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, इसीलिए हमें पता चला कि जो टिश्यू होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। अब इस पूरी सीरीज़ में आप देख सकते हो कि हमने स्टार्ट किया सेल से और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दिया। यही होता है कि जो सेल है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है या फिर स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। आपकी जो डेफिनेशन है, द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें से आपको स्ट्रक्चरल का तो मतलब समझ में आ गया कि एक ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट स्ट्रक्चर में कैसे सेल स्मॉलेस्ट रोल प्ले कर रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनल। स्ट्रक्चरल तो हो गया, फंक्शनल के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो सेल है वो स्मॉलेस्ट फंक्शनल कैसे होने वाला है। पहले आप ये समझो, सेल अकेले की कैपेसिटी रखता है जिंदा रहने की, यानी सेल अकेले वो सारे के सारे लाइफ फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। समझ में आ रहा है आपको? सेल अकेले पूरे के पूरे, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, न्यूट्रिशन हो, हर एक चीज़ सेल कर सकता है और इसीलिए उसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो फंक्शन कर सकती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए की तरह, इसीलिए इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। आई होप आई एम क्लियर विद द डेफिनेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। सेल की हिस्ट्री थी, उसमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्यूरोसिटी दिखाई आपकी और मेरी तरह ही कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जिससे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है। वो जानने के लिए उन्होंने अपना एक सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप था उसको यूज़ किया और उन्होंने स्टडी की कॉर्क की सेल्स। कॉर्क क्या होता है? जो बार्क ऑफ ट्री होती है, जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको बोलते हैं कॉर्क। तो सबसे पहले जब उन्होंने उस कॉर्क की सेल को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उन्हें जो स्ट्रक्चर देखने को मिला वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था। एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स उनको देखने को मिल रहे थे और इसी कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स को उन्होंने नाम दे दिया सेल। अब आप बोलोगे कि मैम सेल ही क्यों, कोई और नाम भी तो दे सकते थे। हाँ, दे सकते थे, पर ये जो सेल है उन्होंने अपनी भाषा में इन छोटे 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 कंपार्टमेंट्स को बोला सेल, और हमारी भाषा में सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम, और इसीलिए इन्होंने भी बोला स्मॉल रूम, जो कि उन्होंने अपनी भाषा में बोला इसलिए बोला सेल, और इसी तरह इसका नाम पड़ गया सेल, जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर कहाँ पे की थी? कॉर्क की सेल्स में, कॉर्क की सेल्स में डिस्कवर की थी, और जो कि एक डेड सेल होती है। जो कॉर्क की सेल्स होती है वो डेड सेल होती है। जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी, इससे पता चलता है कि उन्होंने डिस्कवर की थी पहली डेड सेल। पहली सेल भी उन्होंने डिस्कवर की थी और पहली डेड सेल भी रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर की थी। ये डिस्कवरी इन्होंने 1665 में की थी और जो इनकी भाषा थी वो थी लैटिन, और इन्होंने जो सेल बोला था वो अपनी भाषा लैटिन में ही बोला था। सेल, सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम। जो डिस्कवरी की थी सबसे पहले उन्होंने कॉर्क की सेल्स में की थी, और आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो हम थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। वेट, जो इन्होंने डिस्कवरी की थी वो कॉर्क की सेल्स में की थी, वो एक डेड सेल होती है। कॉर्क की सेल्स में की थी वो एक डेड सेल होती है। अब आपके मन में आएगा कि मैम रॉबर्ट हुक ने तो डिस्कवरी कर दी थी कॉर्क की सेल्स की और वो डेड सेल थी, पर मेरे को ये बताइए कि फिर लिविंग सेल किसने डिस्कवर की? लिविंग सेल डिस्कवर की थी एंटोन वैन लीeuwenhoek ने। अब आप याद रखो, लीeuwenhoek ने क्या डिस्कवर की थी? सबसे पहली लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल जिसने डिस्कवर की थी लीeuwenhoek ने। लीeuwen से याद रखो, लीeuwenhoek, लिविंग सेल, राइट, याद करने में आसानी होगी।
अब आप ये समझो कि उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे ना, उनको ये जो रॉबर्ट है ये बहुत पसंद आता था, और ज़्यादातर साइंटिस्ट के नाम में रॉबर्ट आपको देखने को मिल ही जाएगा। इसी तरीके से एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उसी सीरीज़ में उन्होंने भी अपनी डिस्कवरी दी और उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है मैम? न्यूक्लियस होता है जैसे कि सेल है और सेल का ब्रेन है, या फिर हम कह सकते हैं हमारी बॉडी का ब्रेन, वैसे ही सेल का ब्रेन, सेल के ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, पर मैम ये इन्होंने डिस्कवरी करी कैसे? रॉबर्ट हुक ने अपनी डिस्कवरी माइक्रोस्कोप से करी, इन्होंने भी अपनी डिस्कवरी करी। इन्होंने भी जब ये डिस्कवरी चल रही थी, सेल डिस्कवर हो गया, तो सारे लोग ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस थे, आखिर ये सेल क्या है। सारे लोग स्टडी कर रहे थे सेल। और उसी सीरीज़ में रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, उन्होंने भी सेल को स्टडी किया, पर इस बार जो उन्होंने स्टडी की, उन्होंने उस सेल को हल्का स्टेन कर दिया। स्टेन करने के लिए आप बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हो, जैसे कि मिथाइल ब्लू सोल्यूशन, सैफरन सोल्यूशन। उन्होंने भी ऐसा ही कोई सोल्यूशन यूज़ किया और उसको स्टेन कर दिया। स्टेन मीन्स बेसिकली कलर कर दिया, और कलर करने पे उनको हर एक सेल में एक डार्क स्ट्रक्चर देखने को मिल गया था, जिनका उन्होंने नाम रखा न्यूक्लियस। अब बाद में सारे साइंटिस्ट को पता चला कि ये जो न्यूक्लियस होता है ये ब्रेन ऑफ सेल भी होता है, क्योंकि इसके पास हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। आप आगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, न्यूक्लियस के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे ये ब्रेन ऑफ सेल होता है। फिलहाल के लिए आप 3 साइंटिस्ट को याद रखो, रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन लीवेनहुक और रॉबर्ट ब्राउन। आई होप ये तीनों साइंटिस्ट अभी फ़िलहाल के लिए आपको याद हो गए हैं। इसी सीरीज़ में एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है परकिंजे। ये जो परकिंजे हैं, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म बेसिकली सेल में जितना भी पार्ट होता है, सेल में लिविंग पार्ट भी होता है, डेड पार्ट भी होता है, तो सेल का जो जितना भी लिविंग पार्ट है उसको ही हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और परकिंजे ने क्या डिस्कवर किया था? परकिंजे ने डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म। इसी के साथ हमारी हिस्ट्री जो है ख़त्म होती है। अब आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है, इसको समझने से पहले हम ये जानते हैं कि सेल थ्योरी दी किसने थी। सेल थ्योरी 3 साइंटिस्ट ने कॉम्बिनेशन में दी थी। अपने उन्होंने जो भी उन्होंने सीखा, जाना, उसको ले आए और एक जगह इकट्ठा किया और उसको ही सेल थ्योरी बोला गया। क्या सीखा? सबसे पहले आपको बताते हैं साइंटिस्ट कौन कौन से थे। पहले थे थियोडोर श्वान, दूसरे थे मैथिस शेल्डेन, तीसरे थे रुडोल्फ वर्चोव। सबसे पहले जो 2 साइंटिस्ट थे, मैथिस शेल्डेन, थियोडोर श्वान, इन दोनों ने कॉम्बिनेशन में एक स्टेटमेंट बोला जो कि था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। एक ने बोला कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, दूसरे ने बोला ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और कॉम्बिनेशन में इसको क्या माना गया कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स कैन बी मेड अप ऑफ one or more than one cells। एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ऑर्गेनिज्म एक सेल का भी हो सकता है, सिंगल सेल का जिसको यूनिसेलर बोलते हैं, और या फिर ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल का भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल थ्योरी यहीं ख़त्म नहीं होती है। इन दोनों साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दे दी, पर एक साइंटिस्ट और थे जिसके बारे में बताया आपको, रुडोल्फ वर्चोव। उन्होंने बोला ऐसे कैसे, सारा क्रेडिट आप अकेले नहीं लेके जाओगे, हमें भी अपना एक पॉइंट इसमें जोड़ना है। तो उन्होंने अपनी भाषा में एक पॉइंट बोला, एक स्टेटमेंट बोली जो थी ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। उन्होंने बोला ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या बोल दिया उन्होंने, कहीं उनका दिमाग तो नहीं खराब था क्या?
वो क्या बोल रहे थे उनको पता तो था ना, हाँ उनको सब पता था। इन्होंने जो बोला था उन्होंने अपनी भाषा में बोला, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसका एक्चुअल मतलब होता है कि सेल्स अराइजेस फ्रॉम आ प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि सारे के सारे जो सेल्स हैं, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम आ प्री एग्जिस्टिंग सेल। आप बोल सकते हो, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझो कि ये रही एक सेल। अब आपसे पूछे ये सेल कैसे बनी है, ये सेल बनी होगी किसी दूसरी सेल से जो पहले से एग्जिस्ट करती होगी, वो करी होगी डिवाइड और उसने 2 सेल बनाई होगी। ऐसे ही ये सेल कैसे बनी होगी, ये भी किसी पुरानी सेल से बनी होगी जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, उसने भी डिवाइड किया होगा और ऐसे ही 2 सेल्स बनाई होंगी। फर्दर ऐसे ही होता गया और फाइनली इन्होंने बोला कि हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी होती है और इसी तरीके से सेल थ्योरी हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल के नंबर्स, शेप्स एंड साइजेस के बारे में। तो हम आपको बता दें, सेल का कोई एक पर्टिकुलर शेप होता ही नहीं है। अगर हम आपको बताना चाहें कि सेल का शेप सिर्फ राउंड होता है तो नहीं, सेल डिफरेंट शेप्स में और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल एक पेक्यूलियर शेप होता है उसका, वो डिफरेंट शेप होता है। ओवम हमारा राउंड होता है, स्पर्म हमारा अलग शेप का होता है, वो मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। मस्कुलर जो मसल की सेल्स होती हैं वो अलग शेप की होती हैं। हर एक सेल डिफरेंट शेप में पाई जाती है। आप समझ लो उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। फिर अदर हमारी जो बोन की सेल्स हैं वो अलग हैं, हमारी जो आरबीसी है वो डिफरेंट शेप की है। इसीलिए कोई पर्टिकुलर शेप हम आपको नहीं पढ़ा सकते इसमें कि आप बोलो कि मैम नहीं पढ़ा दीजिए। हम क्या पढ़ा दें भाई, कोई शेप ही नहीं है इसकी, डिफरेंट शेप्स हैं। आप कुछ याद रखो, अगर आप एनसीईआरटी में अपनी देखोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर जो कि आप समझ जाओगे इससे कि कैसे कैसे डिफरेंट शेप्स होते हैं सेल के। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं साइजेस ऑफ सेल के बारे में। बेसिकली सेल भी जैसे डिफरेंट शेप्स में पाया जाता है वैसे ही वो डिफरेंट साइजेस में भी पाया जाता है। कोई एक पर्टिकुलर शेप और साइज उसका नहीं होता है। बस आप इसमें ये याद रख सकते हो साइजेस में कि स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट सेल आप याद रखो। तो जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है हमारी माइकोप्लाज्मा, राइट। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरियल सेल होती है, इसको आप PPLO भी बोलते हो, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लेकिन आपको PPLO याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, आप माइकोप्लाज्मा याद रखो। फिर हम लोग बिगेस्ट सेल की बात कर लेते हैं। जो बिगेस्ट सेल है वो होती है एक ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग बिगेस्ट सेल है, ठीक है। स्मॉलेस्ट है हमारी माइकोप्लाज्मा, बिगेस्ट है हमारा ऑस्ट्रिच का एग। फिर आ जाते हैं हम लोग नंबर ऑफ सेल्स के बारे में। जो सेल्स होती हैं बेसिकली या तो वो यूनिसेलुलर होंगी या तो वो मल्टी सेलुलर होंगी। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो कि एक सिंगल सेल हैं और पूरा का पूरा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लाइव हैं, उनको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। दूसरे होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर, उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत देख रखा है। हम खुद ह्यूमंस भी मल्टी सेलुलर का ही एक एग्जाम्पल है। मल्टी सेलुलर यानी मोर देन वन सेल से जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनि मतलब वन, तो जो ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हो वन, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल्स आप देख लो, क्योंकि अमीबा उसका एक एग्जाम्पल है, पैरामीशियम उसका एक एग्जाम्पल है, क्लेमाइडोमोनास और बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स भी होते हैं जो कि यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो आप जानते ही हो, हम लोग एनिमल्स, प्लांट्स, हम भी एनिमल्स ही है वैसे,
पर प्लांट्स हो गए, जितनी भी चीज़ें आपको आसपास अपने लिविंग दिख रही हैं वो सब मल्टी सेलुलर का ही नॉर्मली एग्जाम्पल होता है। ठीक है, नंबर्स, शेप साइजेस हमने सब पढ़ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बेसिक रफ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। सेल जो है बेसिकली किस किस चीज़ों की बनी होती है? सेल सबसे पहले जो चीज़ होती है, हम आपको बता दें, सेल का कोई शेप नहीं होता, तो आप अगर रफ स्ट्रक्चर बना रहे हो तो कोई भी शेप बना दो। मैंने ये बना दिया, ये है जो मैंने बनाया शेप। ये जो शेप है इसका, उसकी ये जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक आउटर मोस्ट लेयर है, कवरिंग है, जो कि प्रोटेक्ट करती है सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से, और ये हर एक सेल में प्रेजेंट होती ही है। किसी भी सेल में, चाहे वो प्लांट की हो, एनिमल्स की हो, कैसी भी सेल हो, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई ही जाएगी। फिर आ जाता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस, जो कि हर सेल में होता ही होता है, आप सबको पता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ सेल, राइट। फिर आ जाता है हमारा एक बाहर की कवरिंग होती है। इस बाहर की कवरिंग को हम बोलते हैं सेल वॉल, और ये सेल वॉल आपको बता दें कि पर्टिकुलरली स्पेशली प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल देखने को आपको नहीं मिल सकती है, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब आप समझो कि यहाँ जो लिक्विड पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। लिक्विड को बोलते हैं प्लाज्म। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर पाया जा रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म लिक्विड हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो क्या मैम यही है बेसिक स्ट्रक्चर? नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जानने को सेल में। जैसे कि अगर आप पढ़ोगे तो जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में जानोगे। फिर यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, ऐसे मतलब जो कि अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ होता है पावर हाउस, जहाँ से खाना बनता है सेल का, कुछ होता है प्रोटीन बनाता है, कुछ होता है उसको डिलीवर करता है, पैकेजिंग में हेल्प करता है। अलग अलग ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं और इन्हें हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल के अंदर। फिलहाल के लिए ये वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सेल नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा, और आज के लिए बस इतना ही।